हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है रेगिस्तान में जीवन। ये पर्यावरण का टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिनको हम समझेंगे। इसमें चर्चा की गई है। मुख्य रूप से इसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। तो एक पढ़ेंगे गर्म मरुस्थल के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे ठंडे मरुस्थल के बारे में। तो जो गर्म मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग जो विश्व प्रसिद्ध है। सहारा का मरुस्थल, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ के वनस्पति जात, जंतु जात एवं जनजीवन एवं जनजातियों के बारे में वहाँ अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही हम यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के उत्तर में स्थित ठंडे मरुस्थल को पढ़ेंगे। तो भारत में लद्दाख को हम ठंडा मरुस्थल के रूप में जानते हैं, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल है हमारे। तो उसको हम ठंडे रेगिस्तान के रूप में पढ़ेंगे। तो वहाँ के वनस्पति जात एवं प्राणी जात को, उसके अलावा वहाँ निवास करने वाली जनजातियों के बारे में और उनके जनजीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हम दोनों प्रकार के रेगिस्तान को पढ़ने का प्रयास करेंगे और वहाँ समझेंगे कि कैसे वहाँ का जनजीवन है, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसे उन लोगों के खान पान, रहन सहन और पहनावे हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों रेगिस्तान का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आप पहले लेक्चर्स को सुने, उसके बाद एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें तो आप बेटर रिजल्ट पाएंगे। तो आप जुड़े रहिए और लगातार अभ्यासरत रहिए। धीरे धीरे आपको इसमें पूरा सिलेबस, उसके साथ पूरी एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आपको टाइम से उपलब्ध हो जाएंगे वो। तो आइए अब शुरू करते हैं रेगिस्तान में जीवन। तो इसमें बताया गया है कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। तो इसमें हम अध्याय 5 में पर्यावरण का एक टॉपिक था जल। तो ये लेक्चर मेरे द्वारा अपलोड कर दिया गया है। उसमें काफ़ी व्यूज़ भी हैं, आप वहाँ जा कर के समझ सकते हैं जल का महत्व, कि कितना महत्व है किसी भी प्राणी या वनस्पति के जीवन के लिए। उसी प्रकार इसका एक टॉपिक है वायु, पर्यावरण में वायु, वो टॉपिक भी अपलोड कर दिया गया है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। जैसा कि अभी मैं शुरू में चर्चा में बताया था कि गर्म मरुस्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे किसकी, अफ्रीका महाद्वीप का सहारा का मरुस्थल है। और वहीं ठंडे मरुस्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे भारत के लद्दाख के बारे में। तो वही इसमें बताया गया है कि इसमें से कुछ स्थान ऐसे हैं जो आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो आप इसकी विशेषताओं को याद रखेंगे। विशेषताएं कभी कभार कथन कारण में पूछी जाती है कि ये किस स्थान की या किस क्षेत्र की विशेषता है। तो ये जो विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होते हैं। ये इनकी विशेषता है रेगिस्तान की। तो आप ये तीनों विशेषताओं को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जो मरुस्थल के प्रकार अभी हमने ऊपर देखा कि 2 प्रकार के मिल सकते हैं, एक गर्म, ये गर्म और कुछ ठंडे। तो हम पहले गर्म मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। एक कोड दिया गया है, पहले कोड देख लेते हैं
रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है, जैसा कि इसमें भी विशेषता में बताया गया है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, सेम है। यहाँ भी कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान। यहाँ भी बताया गया है विशेषता में कि अत्यधिक एवं उच्च एवं निम्न तापमान, विरल वनस्पति। अब हम बढ़ते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा की ओर। तो गर्म रेगिस्तान सहारा ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8,54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। शॉर्टकट में उसको बोल देते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। तो पहले पैराग्राफ में उसके क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आप इसको याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल आपको भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में ज्योग्राफी का लेक्चर था, उसमें अपलोड कर दिया गया है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। तो सहारा से जो आप फर्स्ट पैराग्राफ से याद रखेंगे, तो पहली बात कि ये विश्व के कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में भी कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में। क्षेत्रफल 8,54,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये 3 पॉइंट आप नोट करिए। उसके बाद सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो 11 देशों से। कुछ के नाम आप याद रखेंगे, जैसे सूडान का नाम आप याद रखिए, चाड और मिस्र का आप नाम याद रखिए, अल्जीरिया का नाम याद रखेंगे, मोरक्को का नाम याद रखेंगे। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। सहारा रेगिस्तान का डायग्राम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ से यह अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्षेत्रफल 8,54,000 वर्ग किलोमीटर है लगभग, और 11 देशों से घिरा हुआ है। तो आप इतनी चीज़ें इस पैराग्राफ से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इस पैराग्राफ में आपको नोट डाउन करने जैसा कोई बिंदु नहीं है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट पैराग्राफ से। अब हम चलते हैं आगे। एक कोड दिया गया है और मैप में अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, उसमें सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में दिखाया गया है। कर्क रेखा इसको 2 भागों से बांट रही है, अर्थात यह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। कोर्ट में बताता है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो बताता है कि पहले यहाँ पे हरा भरा मैदान था जिसमें नदियाँ थी, विभिन्न जीव जंतु थे जिसमें शेर, जिराफ, हाथी, शुतुरमुर्ग इत्यादि। और ये आपको दिखाया गया है सहारा का मरुस्थल। ये कर्क रेखा, ये डॉट 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 लाइन है
मतलब लगभग मध्य से इसके गुजरती है, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं या तीनों में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप। अब हम देखते हैं आगे एक कोट है कि सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका नाम सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र, टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस 1922। अब जलवायु के बारे में देखेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है। अभी हमने उसका परिचय देखा कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। इस प्रकार अब वहाँ की जलवायु कैसी है उसके बारे में देखेंगे। तो जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अर्थात तापांतर अत्यधिक पाया जाता है। तो यह इसकी विशेषता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है, इसको तापांतर बोलेंगे। रात का हिमांक से नीचे और दिन का 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, यानी तापमान डिफरेंट जो है तो 50 ये प्लस वहाँ 0, तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट है, मतलब तापांतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। वाष्पीकरण अत्यधिक होगा। यहाँ बारिश अति निम्न होगी, चूँकि शुष्क इलाका है, आर्द्रता इसको नहीं मिलेगी, इसलिए शुष्क इलाका है, इस कारण से आर्द्रता यहाँ नहीं मिलेगी। बादल स्वच्छ एवं निर्मल रहेंगे। यहाँ वाष्पीकरण अपेक्षाकृत क्या होता है, तेजी से होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म एवं शुष्क है। बादल, आकाश बादल रहित निर्मल होंगे। वाष्पीकरण अपेक्षाकृत तेजी से होगा। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान लगभग हिमांक से भी नीचे 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने सहारा मरुस्थल का परिचय देखा, वहाँ की जलवायु देखी। अब हम देखेंगे वहाँ की वनस्पति जात एवं प्राणी जात, कि वहाँ पर वनस्पति कौन कौन सी कैसी पाई जाती हैं, उनकी विशेषता क्या है, और वहाँ प्राणी जात कैसा है, जीव जंतु कैसे हैं। तो वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे रहित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के जीव जंतु हैं। तो क्वेश्चन जो आता है तो वो पूछा जाएगा, सहारा रेगिस्तान की वनस्पति जैसे कैक्टस, खजूर और एकेसिया, इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ हरित द्वीप भी पाए जाते हैं, अर्थात हरे भरे द्वीप, अर्थात खजूर के पेड़ों से घिरे हुए। कांटेदार वृक्ष ये मरुस्थल की पहचान है। खजूर का वृक्ष जो होता है पूर्णतः कांटों से युक्त होता है। लेकिन यहाँ कैक्टस को आप याद रखेंगे, क्योंकि खजूर सब जानते हैं कि मरुस्थलीय पौधा है। कन्फ्यूजन आपको होगा कहाँ, कैक्टस में और एकेसिया में। तो कैक्टस और एकेसिया को याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें इनको बताता है कि कुछ हरित द्वीपीय हैं, खजूर के वृक्ष और हरित द्वीप इसको बोला गया है।
एक कोट है, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि पहले यहाँ हरा भरा मैदान था, वहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसको मरुस्थल में बदल दिया। इस कारण वहाँ मछलियों के अवशेष मिलते हैं। वहाँ हरा भरा मैदान था और जल था, नदी थी। अब हम ये हो गया क्या, प्राणी एवं वनस्पति जात कि कौन कौन से जंतु मिलते हैं, लकड़बग्घा, छिपकलियाँ आदि। अब हम देखेंगे वहाँ के जनजीवन, लोगों के बारे में। अभी हमने प्राणी जात और जंतु जात को देखा, वनस्पति और जंतु को। अब हम देखेंगे वहाँ के लोगों के बारे में। तो लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। तो इन दो लाइनों को आप याद रखेंगे, बेदुइन और तुआरेग ये जनजातियां हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बेदुइन एवं तुआरेग किस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो ये सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, या सहारा मरुस्थल में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, उनमें से कई और के नाम देगा और बेदुइन या तुआरेग में से किसी का नाम दे देगा या दोनों का नाम दे देगा, पूछ देगा उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप बेदुइन और तुआरेग का नाम याद रखेंगे। उसके बाद आता है चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये लोगों की विशेषता है यहाँ की कि लोग यहाँ के क्या करते हैं, धूल एवं आंधियों से बचने के लिए क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। दूसरा, जो ये लोग पशुपालन करते हैं, भेड़, ऊंट और घोड़े, बकरी, उसमें से ये क्या प्राप्त करते हैं, इनको दूध मिलता है जो अच्छा खाद्य पदार्थ है। इनके खाल, जूते, पानी बोतल आदि बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त होता है और इनके बालों से चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाते हैं। तो ये लोग और उनकी विशेषताओं को इंगित करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो इसमें से आप बेदुइन और तुआरेग को याद रखेंगे, बाकी ये पशु जो हैं इनको याद रखेंगे, उनके उपयोग आप खुद में खुद जान जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ जनजातियों को याद रखेंगे, बेदुइन और तुआरेग। और यह एक चलवासी जनजाति है, स्थायी नहीं है, चलवासी है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है, चलती रहती है, घुमंतु जिसे बोलते हैं। सेकंड पैराग्राफ आप देखते हैं। तो सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ मिस्र में कपास को आप याद रखेंगे और नील घाटी को आप याद रखेंगे, चूँकि यहाँ क्या है, पानी विद्यमान है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहीं रहते हैं और खजूर के पेड़ों को उगाते हैं। और कपास की भी खेती जो मिस्र में होती है वह पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इसमें एक लाइन, मिस्र में कपास की खेती और नील घाटी में पानी की उपलब्धता। अब हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ बोलता है तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। तो यहाँ जो है तो क्या है, तेल भी पाया जाता है, पेट्रोलियम वगैरह। तो यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ऊपर कपास से क्वेश्चन आते हैं और उसके भी ऊपर बेदुइन और तुआरेग जनजाति से क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख लेते हैं कोट। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। गर्त का मतलब है गड्ढा हो जाना और वहाँ जल का भराव हो जाना।
तो वहाँ मरु उद्यान, जो थोड़े बहुत मरु उद्यान हरे भरे वो जो खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं मरु उद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिला लेट मरु उद्यान ऐसा ही एक विशाल मरु उद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो आप मोरक्को का टैफिला लेट मरु उद्यान याद रखेंगे कि सहारा में एक मोरक्को, जो सहारा 12 देशों से घिरा हुआ है उसमें से एक है मोरक्को, और मोरक्को में टैफिला लेट मरु उद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम इसका 4th पैरा देखते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। चूँकि वहाँ खनिज तेल उपलब्ध है, विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, तो ऑफिसली वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने की लोग सोच रहे होंगे, इसलिए वहाँ के जनजीवन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। तो वही बताता है कि सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है इस पैराग्राफ में कि किस प्रकार से एक चलवासी जनजाति के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे, और औद्योगिकरण की ओर अब वह जनजाति भी बढ़ रही है। चूँकि वहाँ खनिज और पेट्रोलियम के मिलने से डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए उसका प्रभाव दिख रहा है वहाँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल समाप्त होता है, अब शुरू होता है ठंडा रेगिस्तान। अभी हम पढ़ रहे थे गर्म रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल जो है वह गर्म रेगिस्तान का उदाहरण था। अब हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान, जो भारत का लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख है वो, उसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख। यहाँ कोड दिया गया है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम आप भारत में दे रहे हैं। तो लद्दाख का शब्दार्थ आप नोट करेंगे। अब देखते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में अब चर्चा होगी। तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों में महाखड्डगार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे गैंगरी हिमानी। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, इन्हीं को याद रखना है आपको। फर्स्ट, कि यह बृहद हिमालय में स्थित है, ठंडा रेगिस्तान है। उत्तर में इसके काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उत्तर से दक्षिण जब आएंगे तो एक क्रम मिलेगा, सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो दक्षिणतम दिया गया है और उत्तरतम, तो उत्तर श्रेणी काराकोरम और दक्षिणतम जास्कर है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें से सिंधु नदी प्रमुख है। तो यह लद्दाख से होकर लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो बीच में है लद्दाख। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है, जो गार्ज, महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती है, और अनेक हिमानियाँ इसमें स्थित हैं, जिसमें इसको याद रखेंगे आप, गैंगरी हिमानी मुख्य है। तो इसमें से 2-3 चीज़ें आप, सिंधु नदी को, ठंडा है, बृहद हिमालय में स्थित है, काराकोरम इसके उत्तर और दक्षिण में जास्कर, और गैंगरी हिमानी है। अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। जहाँ सहारा की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क थी, वहीं लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल यानी कि ठंड एवं शुष्क होती है।
इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है तो यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यह हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है, तो हिमालय के वृष्टि छाया अर्थात वहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। ऊंचाई बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन यह शीतल एवं शुष्क होता है। यहाँ की जलवायु के बारे में पूछे तो शीतल एवं शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाएगी। तापमान भी कम ही पूछा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कोड दिया गया है एक पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है द्रास, जो लद्दाख में स्थित है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा द्रास कहाँ स्थित है। यह द्रास कैसा क्षेत्र है, तो ठंडा है और लद्दाख में स्थित है। अब हम देखते हैं आगे। मैप दिया गया है, इसमें दिखाया गया है लद्दाख को, आप देख सकते हैं। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। ये जम्मू कश्मीर से यहाँ से अलग हो रहा है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी दी हुई हैं। श्योक है, गिलगित है, ये गिलगित है। तो एक आध के नाम आप याद रख सकते हैं। लेह इसकी राजधानी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्षीय वर्षा होती है यहाँ। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अर्थात छाया में आपको ठंड लगेगी और धूप में अत्यधिक गर्मी लगेगी। सर्द गर्म का शिकार आप हो जाएंगे, इसलिए ऊष्माघात वो लिखता है। ये बहुत टफ होती है इसकी हिंदी एनसीईआरटी की, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर एक कोट है कि लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ये ज़रूर आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अभी तक हम इसकी क्या पढ़ रहे थे, इसका परिचय और इसकी जलवायु की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की वनस्पतियों और प्राणी की जातियों के बारे में। फिर आएगा लोगों का जनजीवन, रहन सहन, पहनावा, जैसा कि हमने सहारा के मरुस्थल के लोगों का पढ़ा था, जहाँ बेदुइन और एक और जनजाति थी, उनके बारे में देखा था, बेदुइन और शेरपान। अब हम देखेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात यहाँ की। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, जैसा कि वहाँ भी विरल थी। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर भी घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो एवं लापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। इनमें राविन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ से याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन के लिए, राविन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोक, रैवेन एवं हूप यहाँ के जो पक्षी हैं इनको याद रखेंगे। कुछ यहाँ प्रवासी पक्षी भी हैं इनमें से। और यहाँ की घाटियों में सरपत और बिलो, पॉपुलर उपवन देखे जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, तो इनको आप याद रखेंगे।
भेड़ बकरी और इनके बालों से उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। एक कोड दिया गया है, चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार सहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो इसको विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि जो चीज़ें विलुप्त होने के कगार पर हैं अर्थात इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको ज़रूर पूछता है एग्जाम में। तो आप इसको एंटीलोप एक विलुप्त प्राय क्या है, जीव है यहाँ का। तो इसका शिकार सहतूत नामक ऊन के लिए होता है, जो वजन में बहुत कम, मतलब बहुत हल्की चीज़ होगी लेकिन अत्यधिक गर्म। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको नोट करिए IMP लगाकर। तो इस प्रकार से यहाँ पे सरपत एवं लाप्लर उपवन देखे जाते हैं। सेव, खुरानी, अखरोट जैसे पेड़ों की प्रजातियाँ हैं। और वहीं पक्षियों की बात करें तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन एवं हूप, ये है पक्षियों की प्रजातियाँ। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। वहीं जंतुकी या प्राणियों की प्रजातियों की बात करें तो बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते। अब हम बढ़ेंगे आगे यहाँ के लोग और जनजीवन के बारे में। तो लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामा यूरू। तो आप इनको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख एवं तिब्बत जो है वो मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। तो इसकी तुलना मध्य एशिया से की गई है। यहाँ के लोग क्या हैं? अधिकांश लोग मुसलमान या बौद्ध हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख के अधिकांश लोग मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, मुसलमान हैं या ईसाई हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं, अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। इसको गोम्पा को आप याद रखेंगे। कुछ प्रसिद्ध मठों के नाम दिए गए हैं, जिसमें हेमिस है, थिक्से है, से है और लामा यूरू है। तो ये क्या हैं? प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। हेमिस, थिक्से, से एवं लामा यूरू और गोम्पा परंपरागत के साथ क्या हैं? स्थित हैं वहाँ पर। अब देखेंगे अगला पैराग्राफ। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेब एवं शलजम की खेती करते हैं। किनकी खेती करते हैं ग्रीष्म ऋतु में? जौ, आलू, मटर, सेब और शलजम की। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती हैं, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। तो महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। एक कोट पहले देख लेते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये लद्दाख की विशेष पादप की प्रजाति है सरपत या विलो, जिसमें से सर्वोत्तम क्वालिटी के बल्ले बनाए जाते हैं क्रिकेट के लिए। और यहाँ की महिलाएं क्या होती हैं? अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। अब हम देखते हैं आगे। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ आप राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो जोजिला लेह और जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ देता है। लेह राजधानी है, जोजिला दर्रा है यहाँ पर जो कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है। तो यहाँ कुछ और दर्रे हैं, बारामूला दर्रा है, बड़लांचा है। तो इस प्रकार से और दर्रे हैं, उनके भी नाम आप याद रख सकते हैं। बनिहाल, बड़लांचा, बारामूला, ये दर्रे हैं यहाँ। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों
कि सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। तो गोम्पा जो उनका पारंपरिक स्थल है मठों का, उसको देखने के लिए यहाँ पर्यटक बहुत मात्रा में आते हैं। घास के मैदान जो ग्रीष्म ऋतु में धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं, मुलायम घास होती है, इसीलिए चलवासी जनजातियाँ जो वहाँ निवास करती हैं, तो जो गिरिपद यानी पहाड़ी से नीचे उतर आती हैं ठंड में, वो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर की ओर जाती हैं अपने पशुओं को लेकर। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि वहाँ का मुख्य जो है क्रियाकलाप लोगों का क्या है, तो पर्यटक को बढ़ावा देना पर्यटक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ कुछ पारंपरिक वेशभूषा उनकी दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। महिलाएं हैं जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा से लद्दाखी महिलाएं बैठी हुई हैं। वहीं एक कोड दिया गया है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग, ला बड़ा लाचा, ला लुनगलाचा, ला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि यह मनाली जो राजमार्ग है 4 दर्रों से गुजरता है, बस। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। तो इसमें हमने देखा क्या, मुख्य रूप से 2 विपरीत जलवायु वाले क्षेत्रों के बारे में। एक है तो दोनों रेगिस्तान ही, लेकिन एक गर्म रेगिस्तान है और एक ठंडा रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान में जहाँ हमने अफ्रीका के उत्तरी भाग अर्थात सहारा का मरुस्थल का अध्ययन किया गया, वहाँ के जनजीवन, वहाँ के वनस्पति, वहाँ के प्राणी जातियों का अध्ययन किया गया। उसी प्रकार भारतीय जो लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान का उदाहरण है, तो वहाँ पर भी हमने प्राणी जात और वनस्पति जात एवं लोगों के जनजीवन, उनका व्यवसाय इत्यादि के बारे में जाना। तो इस प्रकार से यह पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जो बनेंगे वो मैं आपको अंडरलाइन करा दिया हूँ। आप एक बार सुने, पढ़ें और नोट करें, उसके बाद MCQs को सॉल्व करें, तो आपको समझ में आएगा, फुल डिटेल समझ में आएगा, आप जोड़ पाएंगे उसके चारों ओर के और भी क्वेश्चंस को आप जोड़ पाएंगे और एनालिसिस करके सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी।